हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लव नेक्स्ट डोर। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इस ड्रामा के मेन लीड्स की मॉम्स को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे आई थी। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है स्यूंग्यो को, जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट है। और वही फीमेल लीड जिसका नाम रियू है, वो एक यूएस के बहुत बड़े टेक कंपनी में जॉब करती है। और ये दोनों ही ना जब से 5 साल के थे तभी से ना इन दोनों के ही मॉम्स फ्रेंड्स है। और इन दोनों के ही बच्चे ना इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो इसी बात को लेकर ना इन दोनों के बीच में हमेशा ही आर्गुमेंट चलती रहती है कि कौन अच्छा है। या स्यूंग्यो की मॉम कह रही थी कि मेरा बेटा ना सबसे बेस्ट है, उसने काफी कम उम्र में ही आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। और रिसेंटली उसने जो लाइब्रेरी डिजाइन की थी ना, उसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। और तो उसने ना खुद की एक कंपनी भी खोल ली है और वो ना नेशनल लेवल का स्विंग चैंपियन भी रह चुका है। लेकिन ये सारी बातें सुन के रियो की मॉम भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोला वो भी यहाँ पे कह रही थी कि मेरी बेटी भी ना यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी है। और उसने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था ना, तो उसे ना यूएस की काफी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर भी आया है। और वो उस कंपनी में ना जॉब भी कर रही है काफी अच्छी पोजीशन पे। और इसी तरीके से ना इन दोनों के बीच में काफी बहस होती रहती है, लेकिन इन दोनों के ही फ्रेंड्स जानते थे कि इनका तो ये हमेशा का ही है, ये कभी नहीं सुधरने वाली। और वो ना उनकी बातों पे ध्यान न दे के आगे चली गई थी। वही दूसरी तरफ हमें पे और फंक्शन में दिखाया जाता है जहाँ की सिंग्यो को ना अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं था। इसलिए यहाँ पे उसके दोस्त ना काफी ज्यादा चिंतित थे कि वो है कहाँ। लेकिन वही जब यहाँ सिंग्यो को दिखाया जाता है जो कि एक फ्यूनरल होम के मैनेजर के साथ ना बैठ के बात कर रहा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं ना एक ऐसा पार्क डिजाइन करना चाहता हूँ जहाँ के लोग ना अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के पास आके ना मिल सकेंगे और उन लोगों को ना अच्छे से याद कर पाएंगे। और शायद ना ये आइडिया फ्यूनरल मैनेजर को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे उसके दोस्त का उसे कॉल आ गया था। वो बता रहा था कि जल्दी अवार्ड शुरू होने वाला है, तुम हो कहाँ, जल्दी से आओ ना मैं जाके ले लूंगा तुम्हारा अवार्ड। लेकिन वही बाद में जब सिंग्यो को अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है ना, तभी वो वहाँ आके ना चुपचाप से अवार्ड लेके चुपचाप से वहाँ से चला गया था बिना किसी से ज्यादा बात किए। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे रियो की मॉम ना सभी दोस्तों को उसका वेडिंग इन्विटेशन कार्ड बांट रही थी, क्योंकि वो ना जल्दी ही शादी करने वाली है और उसकी शादी ना यूएस में ही होगी। तो यार उसके दोस्त भी ना इस सब बातों के लिए उन्हें कांग्रेस करते हैं। लेकिन वही जब रियो को दिखाया जाता है जो कि बिना किसी को बताए यूएस से वापस कोरिया आ रही थी, और यहाँ उसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए उसकी फ्रेंड आई हुई थी मोयो। यहाँ पे वो दोनों ना एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होकर मिलते हैं, लेकिन काफी अजीब तरीके से भी। फिर जब वो ना वहाँ से घर जा रहे थे तो यार रियो के जाने के बाद ना यहाँ पे काफी सारी चीजें बदल चुकी थी, लेकिन साथ ही में उसे यहाँ पे काफी ज्यादा भूख भी लगी थी। इसलिए ये दोनों ना उसी रेस्टोरेंट में आते हैं खाने के लिए जहाँ की वो उनके स्कूल टाइम में आया करते थे। और वो यहाँ साथ में बैठ के खाना खा ही रहे थे कि तभी यहाँ पे वहाँ ना रियो का भाई आ जाता है कुछ लेने के लिए। तो यार उसे देख के ना ये दोनों ही अपना मुंह छुपा लेते हैं, यानी कि रियो, क्योंकि उसने ना किसी को बताया नहीं था कि वो वापस आ रही थी। तो फिर उसके जाने के बाद ना यहाँ पे मोयो मुझसे पूछ रही थी कि तुम अपने भाई से छुप क्यों रही हो। लेकिन वो तो कह रही थी कि मैं तो बस उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि मैं वापस आ गई। तो शायद इसके लिए वो भी मान गई थी। लेकिन यहाँ पे रियो ना उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे उन्हें सरप्राइज देने के लिए। तो जबला ये दोनों वहाँ से उसके घर जा रहे थे काफी तैयार होके बलून्स लेके, लेकिन अचानक ही ना यहाँ पे उसके दोस्त को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है किसी काम की वजह से। इसलिए वो तो यहाँ पे उसे ना अकेला छोड़ के चली गई थी। लेकिन यहाँ पे रियो ना काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो ना शायद उसके मॉम के सामने नहीं जाना चाहती थी, उसे काफी डर लग रहा था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी वो ना एक जगह पे आके रुक जाती है और सोच रही थी कि यहाँ पे बिल्डिंग किसने बना दी, क्योंकि जब वो छोटी थी यहाँ तो सोना हुआ करता था। उस फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि यहाँ पे सिंग्यो और रियो की मॉम ना दोनों को ही जबरदस्ती यहाँ पे एक साथ नहाने के लिए लाते थे। फिर यही बात सोच के ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी कि हम दोनों को साथ में क्यों नहाना पड़ता था। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे सिंग्यो वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। तो जैसे ही यहाँ पे रियो ना पीछे मुड़ते हैं तो वो उसे देख के शॉक हो गया था, क्योंकि ये दोनों ना काफी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो तो कह रही थी कि तुमसे क्या मतलब, मैं कहीं भी रहूं। लेकिन वो कह रहा था कि मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम ना अभी मेरी जमीन पे खड़ी हुई हो, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसे पड़ेगा, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पे वो भी ना गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे उसकी डैड ने इसी तरफ आ रहे थे और उसकी मॉम भी और उसके फैमिली मेंबर भी, इसलिए वो ना यहाँ से एक कार्डबोर्ड बॉक्स में जाके छुप जाती है और उससे कह रही थी कि किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। फिर सब लोग जब यहाँ पे उसके पास आते हैं तो सभी ना उसे उसके नए ऑफिस के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे थे। और यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, पर वो कह रहा था कि आप चलिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। पर वहीं पे रखे हुए जब सूटकेस पे यहाँ पे सब लोग की नजर जाती है तो वो पूछ रहे थे कि ये सूटकेस किसका है। पहले तो यंग्यो मना कर रहा था कि वो मेरा नहीं है, लेकिन रियो ना उसे धक्का मार के कहती है कि मदद करो, इसलिए वो ना कहता है कि नहीं वो मेरा ही है, मैं बस मजाक कर रहा था। और ऐसे ही ना कुछ बहाने मारने के बाद वो सब लोग को वहाँ से भेज देता है। लेकिन रियो ना जब उस कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना उसे आने ही नहीं दे रहा था और उससे कह रहा था कि तुम अपनी फैमिली मेंबर से छुप क्यों रही हो, क्या बात है, मुझे पहले बताओ तभी मैं तुम्हें बाहर आने दूंगा। लेकिन यहाँ पे वो ना कार्डबोर्ड को फाड़ के बाहर निकल जाती है। फिर भी वो पूछ रहा था कि तुम सबसे छुप क्यों रही हो, लेकिन फिर भी ना वो कुछ नहीं कहती और वो ना बाथरूम का बहाना बना के उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है। और इसी बहाने वो उसके ऑफिस में घूम रही थी इधर उधर। लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंग्यो तो उसे वहाँ से बार बार जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो उसके बात कहाँ मानने वाली थी और उससे इधर उधर की चीजें पूछ रहे थे कि तुमने ये ऑफिस कब खरीदा, तुम यहाँ क्या करने वाले हो। लेकिन इसके मना करने के बावजूद वो जब एक रूम में जाती है तो गलती से ना उसके ऊपर एक अलमारी गिरने वाली थी कि तभी यहाँ पे सिंग्यो ना उसे बचा लेता है और उसके ऊपर ना एक पत्थर का स्टैचू गिर गया था, जिस वजह से कि शायद उसे चोट लग गई थी। यार
रियो ना उसके पास जाके उसकी चोट देखने वाली थी तो वो उससे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी ना वो उसकी चोट देख ही लेती है। लेकिन वहाँ पे ना साथ ही में एक और चोट का निशान था। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रियो ना सिंघियो की मदद कर रही थी कुछ बच्चों से बचाते हुए, लेकिन गलती से उसका धक्का ना सिंघियो को लग गया था, जिस वजह से कि वो तारों की एक जाली पे गिर गया था और उसे ना काफी चोट लग गई थी। और वही निशान ना आज तक उसके पीठ पे है। इसलिए वो यहाँ पे उससे पूछ भी रही थी कि तुम्हारे पीठ पे वो निशान अभी भी मौजूद है। तो वो कह रहा था कि हाँ, तुम जब भी मेरे आसपास होते हो ना मुझे ना कोई खतरा रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास रहने का। और वो ना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिंघियो ना वहाँ पे वो गिरी हुई मूर्ति को उठा के कहता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे ना इसके लिए क्लेम करना चाहिए पैसों के लिए। तो वो ना वापस आके उस मूर्ति को साफ करने लग जाती है कि ये इतनी ज्यादा महंगी है। तो वो भी कहता कि हाँ, नाटक मत करो, अब सीधे ही घर जाओ और अपनी फैमिली से मिलो और उन्हें बताओ कि क्या बात है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ना तो फिर भी ना उन्हें सब बता देना और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। इसके बाद ना वो वहाँ से घर चली गई थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ एक ड्रंक आदमी की मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी और यहाँ वो ड्रंक आदमी ना गिरने की वजह से उसे चोट लग गई थी और साथ ही में ना उसे डायबिटीज भी थी। इसलिए वो यहाँ पे उसकी मदद करते हुए कह रही थी कि आपको ना हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन वो आदमी तो नहीं मान रहा था और वो ना उसे धमकी भी दे रहा था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। लेकिन यहाँ मोयोंग को ना इन सब चीजों से हैंडल करने का उसे काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए वो सब लोग को पीछे रहने के लिए कह के उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। लेकिन वो आदमी ना अब वहीं पे रखे हुए एक दारू की बोतल फोड़ के ना उसे डरा रहा था। लेकिन तभी हमें अभी इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड दानो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जैसे ही वो ना सामने उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता ही है कि वो ना नीचे गिर गया था और उसके हाथ में वो कांच लगने की वजह से चोट लग गई थी। लेकिन तभी यहाँ पे मोयोंग ना आगे आके एक ही किक में उस आदमी के हाथ की बोतल को नीचे फेंक देती है। तो इसलिए ना वो आदमी भी डर गया था और वो ना हॉस्पिटल चलने के लिए मान गया था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो यहाँ दायुन को भी ना उसके हाथ पे चोट लगी थी, इसलिए उसे भी ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और वही यहाँ शाम के समय जब सिंघियो और रियो ना साथ में उसके घर जा रहे थे तो यार वो ना अपने घर के पास आके रुक जाती है और एक डिलीवरी बॉय को देख के कहती है कि तुम्हारे पास हेलमेट है? नहीं, क्या वो लड़का मुझे उसका हेलमेट उधार देगा? लेकिन वो तो कह रहा था कि क्यों, तुम्हारा घर तो सामने ही है ना, तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? पर वो कह रही थी कि नहीं, मेरी मॉम ना आज मेरी काफी पिटाई करेगी और उस पिटाई से बचने के लिए ना मुझे हेलमेट चाहिए। और इसलिए ना वो अपनी सूटकेस निकाल के उसके अंदर के सारे कपड़े पहनने लग जाती है रोड पे ही। ये देख के यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था और उससे पूछ रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो, ऐसा क्या कर दिया तुमने? तो यार उसकी बातें सुन के ना फिर रियो को से बता देती है कि मैंने ना अपनी मैरिज तोड़ दी है और मैंने जॉब भी छोड़ दी है, इसलिए मैं ना कोरिया वापस आ गई हूँ। तो ये बात सुन के ना योंग तो शॉक हो गया था और उससे पूछ रहा था कि यार सच में? तो वो कह रही थी कि हाँ सच में। लेकिन तभी आप रियो को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पीछे ना रियो की मॉम खड़ी हुई थी और साथ ही में उसके डैड भी और सिंघियो की मॉम भी। तो ये सारी बातें सुन के ना रियो की मॉम तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन यहाँ पे उसके डैड तो बेहोशी हो गई थी ये बात सुन के। पर जैसे यहाँ पे उसकी मॉम ने उसे मारने के लिए दौड़ ही रही थी कि वो ना सियोंग के पीछे छुप गई थी और उसकी सारी मारना बेचारा सियोंग सहता जा रहा था। पर फिर ना यहाँ पे रियो ना सियोंग का हाथ पकड़ के वहां से भागने लग जाती है उसे बचाने के लिए और खुद को भी। लेकिन उसकी मॉम भी ना उनका काफी देर तक पीछा करती रहती है, लेकिन वो ना थक हार के फिर रुक गई थी और ये दोनों ना वहां से भाग जाते हैं। तो वो ना फिर यार काफी दूर आके रुक जाते हैं और वो ना अपने कपड़े निकाल रही थी जो एक्स्ट्रा उसने पहने हुए थे और सियोंग उससे पूछ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने जॉब और शादी दोनों ही एक साथ ही कैंसिल कर दी? तो वो बता रही थी कि 10 साल से ना कंप्यूटर के सामने बैठ के मेरा ना मन भर गया था, मुझे ना सारी चीजें बोर लगने लगी थी और मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही वो जॉब और ना ही मैं जिससे शादी करने वाली थी वो। इसलिए मैं ना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गई। और उससे बता रही थी कि कैसे मैं पहले जैसे अपनी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैं जॉब के लिए यूएस चली गई थी और 10 साल वहाँ पे काम किया, साथ ही में ना मैं वहाँ पे किसी से एंगेजमेंट भी कर ली। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भी ना मैं खुश नहीं थी और मुझे ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए ना मैं अपनी लाइफ को वापस से रिबूट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस कोरिया आ गई। और मैं ये सारी बातें पता नहीं मैं अपनी मॉम को कैसे समझाऊंगी, क्योंकि वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। तो उसकी ये बात सुन के ना शायद से सियोंग भी उसकी प्रॉब्लम को समझ गया था। लेकिन फिर भी जब रियो के भाई का कॉल उसे आता है तो वो उसे बता देता है कि हाँ मैं उसे वापस घर लेके आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे रियो से कह रही थी कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मॉम को ना अच्छे से जानती हूँ, घर जाते ही ना वो ना मेरी काफी पिटाई कर देगी। तो यहाँ वो कह रहा था कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और वो काफी ज्यादा थक भी चुकी है, इसलिए वो ना शांत भी हो गई होगी। तो यार उसकी बात सुन के ना वो भी मान गई थी। और वही दूसरी तरफ हमें मोयोंग और दानो को दिखाया जाता है, जो कि वो ना उसके पास आके उससे उसका नंबर मांग रहा था, क्योंकि वो ना उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। लेकिन वो उसे बता रही थी कि पिछले कई सालों से ना मैंने काफी लोग की मदद की है और उन लोगों ने मेरा नंबर भी लिया है, लेकिन किसी का भी ना दोबारा मुझे कभी कोई कॉल नहीं आया, इसलिए तुम भी ना मेरा नंबर मत लो, यही ठीक होगा। पर यहाँ पे दान तो फिर भी कह रहा था कि नहीं मैं ना तुम्हें कॉल करूंगा और मैं तुमसे ना दोबारा मिलना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि मैं फिर भी ना अपना नाम और कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हें नहीं देने वाली। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही इधर यार दोनों ही ना उसके घर के बाहर पहुंच चुके थे। यार वो तो अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो चलते हैं। और वो ना अंदर चले जाते हैं घर के। लेकिन वही यहाँ पे अंदर आके देखते हैं कि यार रियो की मॉम ना सोफे के एक साइड लेट के ना शायद रो रही थी। तो ये चीज देख के यहाँ पे रियो ना उनके पास चली गई थी उन्हें चुप करवाने के लिए, लेकिन वो तो शायद नाटक कर रही थी और उनके हाथ में ना एक स्टिक भी थी। और वो जैसे यहाँ पे उसे मारने
मारने के लिए उठने ही वाली थी कि वो ना वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन यार ड्यूक ना उसे बाहर जाने से रोक लेता है और उसे उसकी मॉम के हवाले करके ना वहाँ से बाहर आ जाता है। यानी कि उसने ना ड्यूक को धोखा दे दिया। और बाहर आने के बाद ना वो उसके बचपन का सीन याद करता है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सियोंग ना नया इस शहर में आया हुआ था तो कुछ लड़के ना उसे हमेशा ही परेशान किया करते थे, लेकिन तभी ना उस दौरान उसे ड्यूक मिल गई थी और वो ना उसकी हमेशा ही मदद किया करती थी, उसे प्रोटेक्ट किया करती थी और उसके लिए ना वो बाकी लोगों से लड़ती रहती थी। ये सारी बातें सोच के ना वो यहाँ पे स्माइल कर रहा था और इस साथ ही में मन में सोच रहा था कि ड्यू ना वापस यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब कि वापस से इस कॉलोनी में ना हंगामा फिर से शुरू हो जाएगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।